नमस्कार। आज हम बात करने वाले हैं थार का मरुस्थल पार्ट 3। थार के मरुस्थल के अंदर मित्रों अब तक हमने पढ़ा है शुष्क मरुस्थल के बारे में। आज हमारा टॉपिक रहेगा अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल, क्योंकि हमने उत्तर पश्चिम मरुस्थल को दो भागों में बांटा है, शुष्क मरुस्थल और अर्ध शुष्क मरुस्थल, तो उसके अंदर आज हमारा टॉपिक जो है वो है नंबर 2 वाला अर्ध शुष्क मरुस्थल। अर्ध शुष्क मरुस्थल को अगर हम यूं देखें तो उत्तर में घग्गर नदी से लगा करके नीचे लूणी नदी तक, ये वाला जो पूरा का पूरा जो भाग है ये लूणी नदी है, ये घग्गर नदी है। इन दोनों के बीच का जो भाग है ये मैदान अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल इस नाम से जाना जाता है, अर्ध शुष्क मरुस्थल। यहां अगर हम बात करें तो लगभग, अगर सीधे सीधे अर्थों में अगर इसको देखा जाए तो 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा, 20 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा के बीच वाला जो भूभाग है वो भूभाग अर्ध शुष्क मरुस्थल के नाम से जाना जाता है। अर्ध शुष्क मरुस्थल जो है उसके नाम से जाना जाता है। अगर इसे दूसरे अर्थों में और हम समझें तो यहां शुष्क भाग है और इसके आगे इधर उपार्द्र। राजस्थान को जब हम जलवायु के आधार पे 5 भागों में बांटते हैं तो सबसे पहला शुष्क, नंबर 2 पर अर्ध शुष्क और नंबर 3 पर नाम आता है उपार्द्र। तो उपार्द्र और शुष्क के बीच वाला जो भूभाग है वो अर्ध शुष्क मरुस्थल है। इन दोनों के बीच पड़ता है, शुष्क और उपार्द्र के बीच पड़ता है, इसीलिए अर्ध शुष्क मरुस्थल को संक्रमणीय क्षेत्र भी कहा जाता है। इसे संक्रमणीय क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि अर्ध शुष्क मरुस्थल को कितने भागों में बांटा जाता है, तो इसे 4 भागों में बांटा जाता है। 4 भागों में बांटा जाता है। नंबर 1 घग्गर का मैदान। नंबर 2 शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। नंबर 3 पर नागोरी उच्च भूमि। और नंबर 4 पर आ जाता है लूणी बेसिन, या इसे आप गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जानते हैं। लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश, इन नामों से इनको जाना जा सकता है। नंबर 1 घग्गर का मैदान, नंबर 2 शेखावाटी प्रदेश, नंबर 3 नागौरी प्रदेश और नंबर 4 लूणी का बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से इसको बांटा गया है। 4 भागों में बांटा गया है, जैसा कि मैंने लिखा है। घग्गर का मैदान, नंबर 2 पर शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र, नंबर 3 नागौरी उच्च भूमि और नंबर 4 पर
लूणी बेसिन या गोडवाड़ प्रदेश के नाम से इनको जाना जाता है। ये जो शेखावाटी अंतःप्रभा क्षेत्र हैं, इसे बांगर प्रदेश भी कहा जाता है। अभी हम चर्चा करेंगे कि इसको बांगर प्रदेश क्यों कहा जाता है। तो यहाँ पर हमने बात करी है कि इसे 4 अलग अलग भागों में बांटा गया है। हम बात कर रहे हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के बारे में। जो अर्धशुष्क मरुस्थल, शुष्क मरुस्थल और अरावली के बीच का भूभाग है, ये अर्धशुष्क मरुस्थल जो है, यहाँ शुष्क मरुस्थल है और इसके इधर शुरू हो जाता है अरावली। तो अरावली और शुष्क मरुस्थल के बीच का भूभाग है अर्धशुष्क मरुस्थल, जिसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। उसको 4 भागों में बांटा गया है, 4 भागों में बांटा गया है। अब इसमें हम नंबर 1 पर लेते हैं घग्गर का मैदान। सबसे पहला टॉपिक हमारा घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान के बारे में बात करते हैं हम सबसे पहले। घग्गर का मैदान, तो घग्गर का मैदान, सीधी सी बात है, घग्गर नदी का जो बहाव क्षेत्र होगा, घग्गर नदी का जो बेसिन होगा, इसी के कारण इसका नाम पड़ा है घग्गर का मैदान। अब हम बात करते हैं कि इस घग्गर के मैदान की मिट्टी कैसी है। तो इसकी मिट्टी है भूरी मटियार, या दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं जलोढ़ मिट्टी। भूरी मटियार या जलोढ़ के नाम से भी इसको जाना जाता है। हम बात कर रहे हैं घग्गर के मैदान के बारे में। ये जो घग्गर नदी है, इस घग्गर नदी का पाट या बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। घग्गर नदी का पाट या बहाव क्षेत्र नाली कहलाता है। ये ध्यान रखना है, बढ़िया प्रश्न है, कई बार एग्जामिनेशन में पूछा जा चुका है कि घग्गर नदी का पाट या बहाव क्षेत्र क्या कहलाता है? नाली कहलाता है। ये जैसे हो गया घग्गर का मैदान। घग्गर के मैदान का हम अगर क्लासिफिकेशन करें तो ये घग्गर के मैदान का उत्तरी भूभाग हो गया और ये पूर्वी भूभाग हो गया। अब जो घग्गर के मैदान का जो उत्तर पूर्वी भूभाग है, ये बग्गी कहलाता है। घग्गर के मैदान का उत्तर पूर्वी भाग बग्गी के नाम से जाना जाता है। बहुत ही अच्छा प्रश्न है कि घग्गर का उत्तर पूर्व का मैदान किस नाम से जाना जाता है? बग्गी के नाम से जाना जाता है। ये एक बढ़िया प्रश्न है जिसको आप ध्यान रखेंगे। यहाँ हम बात करें घग्गर नदी के बारे में, तो जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है, जब घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी में बाढ़ आती है तो हनुमानगढ़ जंक्शन को खतरा बढ़ जाता है। क्यों? क्योंकि हनुमानगढ़ जंक्शन घग्गर नदी के पैठे से नीचे बसा है। घग्गर नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ स्थान है जिसको हम हनुमानगढ़ जंक्शन के नाम से जानते हैं। यानी जब जब घग्गर में बाढ़ आएगी तब तब हनुमानगढ़ जंक्शन को खतरा बढ़ जाएगा। घग्गर नदी अगर अपने उफान पर होती है तो माना जाता है कि ये पाकिस्तान के फोर्ट अब्बास तक बह करके जाती है ना। तो जब इसमें बाढ़ आएगी तो हनुमानगढ़ जंक्शन को खतरा बढ़ जाता है। इसी प्रकार हम यहाँ पर बात करेंगे लूणी बेसिन के बारे में, तब हम आगे चर्चा करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर बात हुई घग्गर नदी के बारे में, घग्गर नदी का मैदान जो है इसके बारे में। अब हम 2 नंबर टॉपिक लेते हैं शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र। पहला प्रश्न तो यही है कि
राव सेखा ने बसाया। शेखावाटी को किसने बसाया? राव सेखा ने बसाया है। राव सेखा ने बसाया है शेखावाटी को। राव सेखा ने शेखावाटी को बसाया, तो इसमें कौन कौन सी रियासतें थी? चूरू, सीकर, झुंझुनू जिलों को शेखावाटी माना जाता है। शेखावाटी के अंदर 3 जिले आते हैं, नंबर 1 चूरू, नंबर 2 सीकर और नंबर 3 पर झुंझुनू। अब अगर अपन बात करें चूरू, सीकर, झुंझुनू के अंदर हम जोड़ दें नागौर का कुछ भूभाग, तो ये पूरा का पूरा जो क्षेत्र है चूरू, सीकर, झुंझुनू प्लस नागौर, पूरा का पूरा भूभाग क्या कहलाता है? बांगर के नाम से जाना जाता है। बांगर। अब प्रश्न आता है कि बांगर क्या है? प्रश्न आता है बांगर क्या है? तो याद रखिएगा, जो नदियां किसी जमाने में प्राचीन काल में बहती थी, उनमें बाढ़ आती थी, और बाढ़ आने के कारण जो गाद या मिट्टी वहां इकट्ठा हो गई, यानी हम सीधा सीधा यूं कहें कि पुरानी बाढ़ के मैदान वाली गाद मन मिट्टी, यानी प्राचीन मिट्टी जो किसी जमाने में नदी के द्वारा बहा के लाई गई थी, वर्तमान में वो उतनी उपजाऊ नहीं है जितनी खादर होती है। अभी दूसरा शब्द आया खादर। खादर का मतलब नवीन जलोढ़ मिट्टी। नवीन जलोढ़ मिट्टी, नवीन जलोढ़ मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं। नवीन जलोढ़ मिट्टी यानी जो नदियां वर्तमान में बहा करके लाती है, ऐसी मिट्टी को हम खादर के नाम से जानते हैं। तो बांगर, मैंने आपको बताया, प्रश्न बन चुका है कि राजस्थान के किस भूभाग को बांगर कहा जाता है। तो राजस्थान के नक्शे में अगर बात करें उत्तर और पूर्व, तो ये वाला भूभाग बांगर के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, उत्तर पूर्व का भूभाग बांगर के नाम से जाना जाएगा, क्योंकि नागौर और चूरू, सीकर, झुंझुनू वाला जो क्षेत्र है वो यही क्षेत्र है। तो ये ध्यान रखना है आपको। बांगर, बांगर प्रदेश शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र को ही कहा जाता है। अब शेखावाटी के आगे एक शब्द लगा है अंतः प्रवाह। अंतः प्रवाह इसको इसलिए कहा गया, अंतः प्रवाह, अंतः प्रवाह, क्योंकि शेखावाटी क्षेत्र में जमीन के नीचे चूने की परत है, या हम कह सकते हैं निक्षेपण है। परत या चूने के निक्षेपण हैं, इसलिए इस चूने की परत के अंदर पानी जमीन के नीचे नीचे बहता है। इसीलिए इस क्षेत्र को शेखावाटी अंतः प्रवाह क्षेत्र के नाम से भी जाना जाता है। शेखावाटी अंतः प्रवाह के नाम से भी जाना जाता है। इस शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक शब्द मिलता है जोहड़। वहां पर जो कच्चे कुएं बनाए गए हैं, तो हम लोग बात कर रहे थे कि शेखावाटी क्षेत्र में कच्चे कुओं को, जो पानी के कच्चे कुएं हैं, उन कुओं को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। शेखावाटी क्षेत्र में पानी के कच्चे कुओं को जोहड़ के नाम से जाना जाता है। और याद रखिएगा, इनको ढूंढाड़ क्षेत्र में बेरा कहा जाता है। ढूंढाड़ क्षेत्र में क्या कहा जाता है? बेरा। इन कच्चे कुओं को बेरा कहते हैं,
ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर बेरा के नाम से भी इनको जाना जाता है। अब चूंकि यहाँ पर नाम आया है जोहड़, यहाँ नाम आया है बेरा, तो जोहड़ और बेरा का संबंध जो है वो कच्चे कुओं से हैं। जोहड़ शेखावाटी में कहते हैं और बेरा ढूंढाड़ क्षेत्र के अंदर इनको कहा जाता है। शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक नाम और मिलता है हमें, जिसको हम बीड़ के नाम से जानते हैं, जिसको बीड़ के नाम से जाना जाता है। बीड़, ये घास के मैदान हैं, ध्यान रखिएगा, घास के मैदान शेखावाटी में क्या कहलाते हैं? बीड़ कहलाते हैं। घास के मैदान शेखावाटी में क्या कहलाते हैं? बीड़ के नाम से इनको जाना जाता है। बढ़िया प्रश्न है, बीड़ कहा जाता है। एक प्रश्न आता है बीड़ा, ये भी घास के मैदान है। बीड़ा घास के मैदान को कहते हैं और बीड़ा नाम घास के मैदानों को कहाँ मिलता है? ढूंढाड़ के अंदर मिलता है। कहाँ मिलता है? ढूंढाड़ के अंदर घास के मैदानों को बीड़ा कहा जाता है। एक शब्द मिलता है बीहड़, बीहड़ क्षेत्र। बीहड़ क्षेत्र किसे कहा गया? तो चंबल नदी द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है। चंबल नदी के द्वारा अवनालिका अपर्दन किया जाता है और उस अवनालिका अपर्दन के कारण छोटे मोटे गर्त बन जाते हैं। गर्त मन खड्डे। इन गर्त या खड्डों को बीहड़ के नाम से जाना जाता है। ध्यान रखिएगा, बीहड़ का संबंध कोटा, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों से है। बीहड़ का संबंध कोटा, सवाई माधोपुर, करौली आदि जिलों से हैं। इन क्षेत्रों के अंदर चंबल नदी के द्वारा जो अवनालिका अपर्दन किया जाता है, इसके कारण जो छोटे मोटे गर्त बन जाते हैं उसको बीहड़ के नाम से जाना जाता है। क्या नाम से जाना जाता है? बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अब हम बात करते हैं कि शेखावाटी क्षेत्र के अंदर एक नदी बहती है, बरसाती नदी है। उस नदी का नाम है कांतली। कांतली नदी। खंडेला की पहाड़ियां, खंडेला की पहाड़ियां सीकर से उद्गम है कांतली नदी का। और कांतली नदी एक जिला है झुंझुनू, उसको एक और दो भागों में बांटती है, उसको काटती है। इसी कारण इसका नाम हो गया कांतली। कांतली नाम इसी कारण इसका रखा गया है। कांतली नदी का जो ये बहाव क्षेत्र है, आसपास का जो क्षेत्र है वो टोरावाटी कहलाता है। कांतली नदी का बहाव क्षेत्र या हम यूं कह सकते हैं कांतली नदी का पाट टोरावाटी के नाम से जाना जाता है। और इस टोरावाटी बहाव क्षेत्र के अंदर एक बोली भी बोली जाती है जिसका नाम है टोरावाटी। उस बोली का नाम है टोरावाटी। चूंकि इस शेखावाटी क्षेत्र में हमने बात की चूने के निक्षेपण है, इन्हीं कारणों से जो चूरू जिला है, चूरू जिला राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है।
चूरू जिला राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला है और उसका मेन जो कारण है, मुख्य जो कारण है वो क्या है, चूने के निक्षेपण या चूने की परत होने के कारण, है ना। तो चूरू जिला जो है वो राजस्थान में सर्वाधिक वार्षिक तापांतर वाला जिला माना जाता है। अब हम बात करते हैं अर्धशुष्क मरुस्थल के तीसरे भाग की, जिसका नाम है नागौरी उच्च भूमि। नागौरी उच्च भूमि नाम से समझ में आ गया होगा, उच्च। तो यह भूभाग समुद्र तल से 300 से 500 मीटर ऊंचा है। 300 से 500 मीटर ऊंचा है, इसीलिए इसको उच्च भूमि के नाम से जाना जाता है। अब ये जो नागौरी उच्च भूभाग वाला जो क्षेत्र है, यहाँ पर सोडियम क्लोराइड, सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक पाई जाती है। राजस्थान में सोडियम क्लोराइड की मात्रा सर्वाधिक कहाँ पाई जाती है, तो आपको ध्यान रखना है किस जिले में पाई जाती है, नागौर जिले में पाई जाती है। सोडियम क्लोराइड NaCl सर्वाधिक पाया जाता है, इसीलिए नागौर जिले में, नागौर में सर्वाधिक खारे पानी की झीलें हैं। खारे पानी की झीलें हैं, खारे पानी की झीलें हैं। इन बातों को इस तरीके से समझना है, खारे पानी की झीलें हैं, जैसे कुचामण, डीडवाना, डेगाना, ये सभी खारे पानी की झीलें हैं। और याद रखिएगा, डीडवाना तो राजस्थान की सर्वाधिक खारी झील मानी जाती है। सर्वाधिक खारी झील भी मानी जाती है। डीडवाना का नमक खाने योग्य नहीं है। डीडवाना जो झील है, इसका नमक खाने योग्य नहीं है। ये कागज की लुगदी बनाने के काम आता है, चमड़ा साफ करने के काम आता है, बाकी खाने के काम नहीं आता है। इतना खारापन ज्यादा है नागौर की भूमि के अंदर। कारण मैंने आपको पहले ही स्पष्ट कर दिया कि सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। याद रखिएगा, नागौर से अजमेर के क्षेत्र में फ्लोराइड की मात्रा ज्यादा है। फ्लोराइड अधिक है, अधिक है। यहाँ के पानी में 10 ppm से ज्यादा मात्रा में फ्लोराइड पाया जाता है। इस कारण यहाँ का पानी पीने योग्य नहीं है, पीने योग्य नहीं है। ध्यान रखना, ऐसे पानी को पी नहीं सकते हैं। और चूंकि फ्लोराइड की मात्रा अधिक है और पानी पीने योग्य नहीं है, और जो लोग इस पानी को पीते हैं उनके दांत पीले हो जाते हैं, उनके दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमर झुक जाती है, कमर झुक जाती है। कुल मिला के हम यूं कह सकते हैं कि यहाँ के लोग कुबड़े हो जाते हैं, कुबड़े हो जाते हैं, हड्डियों में बांकापन आ जाता है,
बांकापन आ जाता है। चूंकि दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं या हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं, कमर झुक जाती हैं, कुबड़े हो जाते हैं या बांकापन आ जाता है हड्डियों के अंदर, इसी कारण नागौर से अजमेर का जो भूभाग है ये भूभाग कुब्बड़ पट्टी या दूसरा नाम बांका पट्टी के नाम से जाने जाते हैं। ध्यान रखिएगा, कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी जो क्षेत्र है वो नागौर से लेकर के अजमेर तक का भूभाग है। कारण मैंने बता दिया कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी क्यों कहते हैं। तो ये पूरा का पूरा जो भूभाग है वो कुब्बड़ पट्टी या बांका पट्टी के नाम से जाना जाता है। अब आपको ध्यान रखना है 3 ppm का पानी पीने योग्य नहीं होता, तो यहां तो मैंने आपको बताया कि 10 ppm का पानी पाया जाता है, यानी बहुत ज्यादा खराब पानी है। तो 3 ppm का पानी भी कैसा माना जाता है, फ्लोराइड वाला पानी माना जाता है और ऐसा पानी पी नहीं सकते। ऐसे जो भी नलकूप है या हैंडपंप है उनके ऊपर सरकार के द्वारा लिखवा दिया जाता है कि यह पानी पीने योग्य नहीं है, इस पानी को नहीं पिया जाए। तो यहां पर अगर मैं बात करूं नागौर उच्च भूमि के अंदर सर्वाधिक फ्लोराइड वाला जिला जिसके पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड हो नागौर है। नागौर जिले के पानी में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है और नागौर का एक गांव है आसरवा। आसरवा, इस गांव में सर्वाधिक फ्लोराइड पाया जाता है या सर्वाधिक फ्लोराइड युक्त जल पाया जाता है। अगर जिला पूछे तो नागौर और अगर गांव पूछे कि किस गांव में, तो ये पूर्ण गांव जो है आसरवा ये फ्लोराइड युक्त पानी वाला गांव है। अब चूंकि मैंने आपको पहले ही क्लियर कर दिया कि यहाँ के पानी में सोडियम क्लोराइड ज्यादा पाया जाता है, तो सीधी सी बात है कि यहाँ की झीलें खारी हैं। खारेपन का कारण है NaCl, सोडियम क्लोराइड की मात्रा ज्यादा है, तो यहाँ पर नमक बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है? नमक बनाया जाता है। कौन सी पद्धति से? कैस्कत्व पद्धति से। कैस्कत्व पद्धति से नमक का निर्माण किया जाता है। ये जो नागौरी उच्च भूमि वाला जो भूभाग है यहाँ हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। नागौरी उच्च भूमि वाले क्षेत्र की बात कर रहा हूं। राजस्थान में 2 जगह पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। एक तो सरिस्का अभयारण्य अलवर के अंदर पाए जाते हैं और दूसरा भूभाग हो जाएगा नागौरी उच्च भूमि वाला भूभाग जहां पर हरे कबूतर पाए जाते हैं। मैं बात हरे कबूतरों की कर रहा हूं, हरे तोतों की नहीं कर रहा हूं, क्योंकि तोते तो संपूर्ण राजस्थान और भारत में हरे ही पाए जाते हैं, लेकिन सरिस्का अभयारण्य अलवर और नागौर उच्च भूमि के अंदर हरे कबूतर भी पाए जाते हैं। इस बात को भी आप ध्यान रखिएगा। अब चूंकि मैंने आपको बताया कि यहाँ पानी में फ्लोराइड ज़्यादा पाया जाता है, फ्लोराइड ज़्यादा पाने के कारण लोगों को फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। कौन सी बीमारी हो जाती है? फ्लोरोसिस बीमारी हो जाती है। नागौर सेक्टर में ये बहुत ज़्यादा है फ्लोरोसिस बीमारी। अभी मैंने बताया था होता क्या है, दांत पीले हो जाते हैं, हड्डियां टेढ़ी हो जाती हैं, कमर झुक जाती हैं, हड्डियां कमजोर हो जाती हैं। ये तमाम बातें आदमी में बांकापन आ जाता है। ये सभी फ्लोरोसिस बीमारी के लक्षण हैं। दांतों का पीला होना, हड्डियां टेढ़ी होना, कमर झुक जाना, कमजोर हो जाना हड्डियों का, या हड्डियों में बांकपन आ जाना, ये फ्लोरोसिस बीमारी के लक्षण हैं।
और फ्लोरोसिस बीमारी किस कारण होती है? मैंने अभी आपको बताया कि अगर कोई भी फ्लोराइड युक्त जल पिएगा तो उसको फ्लोरोसिस नाम की बीमारी हो जाएगी। अब हम बात करते हैं अर्ध मरुस्थल के चौथे क्षेत्र की, जिसको गोडवाड़ प्रदेश के नाम से जाना जाता है। गोडवाड़ प्रदेश, ध्यान रखिएगा, ये नदी आती है लूणी नदी, और इस लूणी नदी के अंदर एक नदी आकर के मिलती है जवई नदी। लूणी और जवई के बीच का जो भूभाग है वो गोडवाड़ कहलाता है। लूणी और जवई के बीच का भूभाग गोडवाड़ कहलाता है, या फिर हम यूं कहें कि लूणी का जो बहाव क्षेत्र है वो क्या कहलाता है? गोडवाड़ कहलाता है। गोडवाड़ कहलाता है। इस बात को इस तरीके से ध्यान रखना है, गोडवाड़ क्षेत्र। अब चूंकि लूणी नदी बहती है तो ये गोडवाड़ वाला जो क्षेत्र है पूर्णतया न तो मरुस्थल है, न ही पहाड़ी है, और न ही पठारी भूभाग है, क्योंकि लूणी नदी के बहाव क्षेत्र के अंदर यहां पर एक स्थान आता है बाड़मेर। और बाड़मेर के अंदर यहां 56 की पहाड़ियां हैं, 56 की पहाड़ियां, 56 की पहाड़ियां हैं। और आगे एक पठार आता है जिसका नाम है सिवाना, सिवाना का पठार, सिवाना का पठार। तो देखिए गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर 56 की पहाड़ियां भी हैं, गोडवाड़ क्षेत्र के अंदर सिवाना का पठार भी आता है, और मरुस्थलीय भूभाग तो ये है ही, क्योंकि नाम भी आया है अर्ध मरुस्थल, तो मरुस्थलीय भूभाग तो ये है ही। सिवाना का पठार भी इसी में है, 56 की पहाड़ियां भी इसी में हैं। 56 की पहाड़ियों के अंदर एक स्थान है पीपलूद, जिसको मारवाड़ का लघु माउंट आबू कहते हैं। मारवाड़ का लघु माउंट आबू के नाम से भी इसको जाना जाता है। पीपलूद, हल्देश्वर पहाड़ी, हल्देश्वर पहाड़ी, याद रहे इन्हीं 56 की पहाड़ियों के अंदर नाकोड़ा पर्वत है, नाकोड़ा पर्वत, जहां पर नाकोड़ा भैरव का मंदिर है। नाकोड़ा भैरव, याद रहे, जैनियों का तीर्थ स्थल है, जैन धर्म से जुड़ा हुआ है, और नाकोड़ा को मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है, मेवा नगर के नाम से भी जाना जाता है। तो हम यहाँ पर बात कर रहे हैं गोडवाड़ क्षेत्र के बारे में। याद रहे लूणी नदी में जब भी बाढ़ आएगी, लूणी नदी में जब भी बाढ़ आएगी तो बाड़मेर का एक स्थान है बालोतरा, उसमें बाढ़ आ जाएगी। बालोतरा में बाढ़ आ जाएगी। लूणी नदी में जब भी बाढ़ आएगी, लूणी नदी में जब भी बारिश ज्यादा होगी, बाढ़ आएगी, तो बालोतरा को खतरा बढ़ जाता है, उसमें बाढ़ आ जाती है, क्योंकि बालोतरा भी लूणी नदी के पैठे से नीचे बसा हुआ भूभाग है, क्षेत्र है। तो इस प्रकार से हमने मरुस्थल के बारे में पढ़ा। मरुस्थल से संबंधित दो शब्दों को और समझ लीजिए। एक तो रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान का मार्च, रेगिस्तान के मार्च का अर्थ है कि रेगिस्तान का पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ना, रेगिस्तान का पश्चिम से पूर्व की ओर आगे बढ़ना। पूर्व की ओर आगे किधर बढ़ना? दिल्ली,
हरियाणा, पंजाब आदि राज्यों की ओर जो रेगिस्तान है, जो मरुस्थल है, वो आगे बढ़ रहा है। तो इसे कहते हैं रेगिस्तान का मार्च। एक शब्द और मिलता है जिसे हम मरुस्थलीकरण कहते हैं। मरुस्थलीकरण, मरुस्थलीकरण का मतलब होता है मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का फैल जाना, मरुस्थलीकरण। इसमें मिट्टियां जो है वो नीचे से ऊपर की ओर आती है और मरुस्थल का विकास होता है, मरुस्थल आगे से आगे फैलता रहता है। तो ये है मरुस्थलीकरण। और रेगिस्तान का मार्च, जैसा कि मैंने आपको बताया कि पश्चिम से पूरब की ओर रेगिस्तान का आगे बढ़ना, इसे कहेंगे रेगिस्तान का मार्च। और मरुस्थलीकरण का मतलब यही है मरुस्थल का विस्तार होना, मरुस्थल का फैलाव होना, मरुस्थल का बढ़ना, निरंतर बनते रहना। तो इस प्रकार से हमने पढ़ा है उत्तर पश्चिम का रेगिस्तान, मरुस्थल। आप हमारे इस YouTube चैनल को इसी प्रकार देखते रहिए, इसको लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।